चलो भाई, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज मोमेंटम और मूवमेंट। अब मूवमेंट को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, मूवमेंट होता क्या है। जब तक मतलब नहीं पता सब बेकार है। अंडरस्टैंडिंग पहले, इंजीनियरिंग में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, बाकी सब बाद में। ऐसे मूवमेंट के दो मतलब होते हैं। मूवमेंट का एक मतलब होता है अगर आप किसी को कुछ टाइम के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ पर्टिकुलर बहुत कम समय के लिए बात कर रहे हैं तो भी मूवमेंट होता है। दूसरा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के वो अपने हैवी एरिया की वजह से अगर वो टर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, तो उसको भी मूवमेंट कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट बाय फोर्स। आप लोगों ने गेट बंद किया, गेट तो दरवाजा ऐसे होता है, हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, बंद हो गया। तो दरवाजा एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। जब भी कोई चीज किसी एक पॉइंट के अबाउट घूमे तो उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम आती है, एक और वर्ड पैदा होता है ऐसा ही सिमिलर, इसका भतीजा, उसका नाम मोमेंटम, ठीक है, कजन ब्रदर, भतीजा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब होता है फोर्स इनटू मोमेंटम, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी, इसे बोलते हैं मोमेंटम। जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मोमेंटम पढ़ेंगे। जब हम लॉज ऑफ फोर्स पढ़ते हैं उसके बाद हम मोमेंटम, क्योंकि फोर्स की वजह से पढ़ रहे हैं तो मोमेंटम पढ़ते हैं। तो अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, आप जो फोर्स महसूस करते हैं कि भाई आप जैसे एग्जाम्पल, ये चाटा आया और मेरे गाल पे लगा, मुझे गाल पे फोर्स महसूस होगी। ये फोर्स किसकी वजह से आई, फोर्स का कारण होता है मोमेंटम। फोर्स का कारण मतलब फोर्स क्रिएट कौन करता है, मोमेंटम। जैसे कि मेरे हाथ में कुछ मास था, मेरे हाथ का कुछ वेलोसिटी थी, अब मास तो भैया वेलोसिटी जीरो हो गई, जो वेलोसिटी में चेंज आया मतलब एनर्जी में चेंज आया, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, फोर्स में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था ना, वहां पर ही मोमेंटम शब्द था कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम कहां पर आएगा, जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का मतलब मास इनटू, लेकिन मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता। मूवमेंट का मतलब होता है कोई फोर्स लगाने से जब कोई चीज घूमना शुरू करती है, टर्न होना शुरू करती है, उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ फोर्स, और थर्ड चैप्टर है मूवमेंट। इससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, बस ये पता है व्हाट इज फोर्स, एनी पुश एंड पुल। हमें डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, बस काम खत्म, ठीक। अब मान लीजिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोई चीज में मूवमेंट होता कब है, कौन सी कंडीशन में मूवमेंट होने के चांसेस हैं, तो देखते जरा एक बार। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चाबी है, अगर चाबी है, क्या मैं इसे खींच सकता हूँ छल्ले से बाहर, खींचेगी नहीं यार, अटक जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, ऐसे, हाँ या ना, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मूवमेंट दो कंडीशन में होता है, मैं सही बताऊं तो आपको। एक कंडीशन होती है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे एग्जांपल के लिए मार्कर लिया, इस मार्कर को अपने हाथ पे रखा और बीच में एक पिन घुसेड़ दी इस मार्कर को और हाथ को क्रॉस करते हुए, जैसे कैंची में होती है, और अब मैं इसको ऐसे मूव कर पा रहा हूं, तो ये ज्वाइंट जो आएगा ना, इसको बोलेंगे हिंज, HINGE। क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट, ये हिंज है, ये हिंज हो गया। तो मूवमेंट एक तो हिंज के केस में आता है। दूसरा, मैं इसको पक्का पकड़ लूं ऐसे करके, और अब मैं घुमाने की कोशिश करूं, ये घूमेगा तो नहीं, टूट जाएगा, वरना पकड़ रखा ना मैंने। लेकिन इसके अंदर भावना पैदा होगी ना मूवमेंट करने की, टर्निंग करने की, तो भी हम उसे मूवमेंट बोलेंगे। देखो, चाहे तो मूवमेंट कर जाए या मूवमेंट करने की भावना पैदा हो, दोनों केस में मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। मान लो मैंने बोला कि जो मेरा अंगूठा है ना, ये 30 न्यूटन मीटर मूवमेंट को रोक सकता है, और मैंने इसमें जो फोर्स लगाई उससे जो मूवमेंट पैदा हुआ वो हुआ 31, तो क्या होगा, टूट जाएगा, घूमेगा और टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही, इसलिए हमें, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, आप लोगों ने, जैसे मान लो आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या करते हो आप, ये पता है कि नहीं पता, यार चलो सुनो, ये जीके है। कार पंचर होती है तो हम डिग्गी खोलते हैं, अंदर से टायर निकालते हैं, उसे बोलते हैं स्टेपनी, स्टेपनी बोलते हैं। टायर खोलते हैं, स्टेपनी लगाते हैं, इतना आसान नहीं होता। टायर निकालते हैं, पहले उसके चारों बोल्ट खोलते हैं, उसका बोल्ट खोलने का टायर निकालते हैं। अच्छा, बोल्ट खोलते कैसे हैं, पाना होता है, हाँ, मूवमेंट करते हैं भाई, घुमा रहे ना उसको। क्या बोल्ट टर्निंग इफेक्ट हो रहा है बोल्ट के अंदर, तो कौन सा इफेक्ट है, मूवमेंट है। अब मान लीजिए उसको हमने इतना टाइट कर दिया कि खोलने के लिए स्टार्टिंग मूवमेंट लगेगा कम से कम 40 न्यूटन मीटर। अगर 40 से कम लगाओगे तो नहीं खुलता। हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया उसको, तो लोग क्या करते हैं, पाना लगा के खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर। देखा आप लोगों ने, पाना लगा के उस पर पूरे पर खड़े हो जाते हैं, पाने पर ताकि घूम जा, क्योंकि मेरा फोर्स कम लग पा रहा है।
तो इसका मतलब जो मूवमेंट होता है, जो मैं आपको समझाऊंगा, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू, ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट का एक ही फॉर्मूला आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछना, अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछना कि भैया ये तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से। अजीब सा है ना, मैं लिख दिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, कौन सा डिस्टेंस, कहां से ले रहे हो डिस्टेंस, रेफरेंस कहां है। तो मैंने बोला जो भी हमारा फिक्स पॉइंट है या जो भी हिंज पॉइंट है वहां से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करो, और कहां तक करो, जहां पर फोर्स लग रहा है। और जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो फोर्स के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं। और तुम समझो, मान लीजिए मैंने यहां पर एक हिंज लिया, हिंज पॉइंट है मेरा, पिन जॉइंट है, और यहां पर एक मेरे पास एक छोटी सी रॉड है, ऐसे कर, ये रॉड है मेरे पास इस तरीके से, और इस रॉड पे मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया, यहां पर ऐसे लगा दिया। अब मेरा ये हिंज जॉइंट है, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, हाँ टर्न कर जाएगा। मान ली डिस्टेंस है आपकी ये वाली डी, क्या डिस्टेंस है, डी, और ये फोर्स है आपका एफ। तो आपके लिए मूवमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, एफ। देखो ये डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स हो गई, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस और फोकस फोर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, दोबारा समझो, फोर्स नहीं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। दोबारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं समझ आया, न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। फोर्स नहीं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन समझाई थी ना, किसी भी फोर्स पे इनफाइनाइट से इस इनफाइनाइट तक उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो या उस पे कंसाइड करते हुए एक लाइन खींच दो, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। होगा ये जब आपके पास मूवमेंट निकालने के लिए ऐसा केस आएगा, ये आपके पास रॉड है एक, मैं जानबूझ के आपके लिए डबल बना रहा हूं ताकि आपको फर्क समझ आए कि रॉड ये है, एक रॉड है, इसमें मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 5 मीटर। मैंने पूछा ये मेरा हिंज पॉइंट जिसके अबाउट रोटेट करेगा ये, मुझे बताओ मूवमेंट निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, फोर्स चाहिए, मैंने बोला फोर्स है आपकी 10 न्यूटन। फोर्स कितनी है, आप मुझे बताओ मूवमेंट कैसे निकालोगे इस वाले केस में। फोर्स लिख दी मैंने 10, अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कि आपके हिंज पॉइंट से फोर्स कितनी दूरी पर है। डोंट थिंक कि हम लोग 3 मीटर लेंगे, आप क्या करेंगे, तुरंत आप 2 लाइन खींचेंगे। कौन सी लाइन खींचेंगे, 2, एक लाइन खींचेंगे, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, तो पूरा फोकस लगा दो। आप 2 लाइन खींचेंगे, एक फोर्स के कंसाइड करती हुई, तो आपने फोर्स को कंसाइड करती हुई लाइन खींची, ये लाइन खींच दी। दूसरी लाइन खींचेंगे जो हिंज पॉइंट है उससे पास करती हुई पैरेलल टू द फोर्स, कैसी, पैरेलल टू द फोर्स, तो ऐसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी, ऐसे पैरेलल टू द फोर्स, ऐसे किसको वो करती हुई, हिंज जॉइंट को कंसाइड करती हुई, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नहीं बात समझ आई, बात बहुत छोटी है, न्यूमेरिकल नहीं होंगे लेकिन अगर समझ नहीं आई तो। यहां पर भी हमने क्या किया है, डिस्टेंस तो ये ली है, बट एक्चुअली डिस्टेंस किन 2 लाइन के बीच में है, ये फोर्स और फोर्स पे कंसाइड करती हुई लाइन, फोर्स को कंसाइड करती हुई लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस हमारे लिए ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बात क्लियर होती कि नहीं होती, बताओ इस वाले केस में हमारा मूवमेंट कितना आएगा, मूवमेंट आएगा m बराबर फोर्स कितना है 10, डिस्टेंस कितना लेंगे 2 और प्लस 5 7, इस 3 से में घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आएगा 70। अरे बात क्लियर होती कि नहीं होती, याद रहेगा ये बहुत, ये बात आपको लग रहा होगा कि यार 2 मिनट में सीख लिया, आसान सी, आसान नहीं है। आई हैव गारंटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं हटेगा तुम्हारा मूवमेंट का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और, मूवमेंट क्वांटिटी कैसे, स्केलर या वेक्टर। अच्छा एक और तुम एग्जांपल दूं, देखो एक एग्जांपल और देखो, एक बार बीम का ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब ये आपके में नहीं आया था, ये शायद पता नहीं किसी एग्जाम में आया था, मुझे नहीं पता, ऐसे करके पूछा गया था, और इसने ना यहाँ फोर्स लगा रखी थी ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ये था 2 मीटर, ये था 3 मीटर, ये हिंज पॉइंट था। हमें 3 मीटर से मतलब होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, हमें तो इससे मतलब है खाली बस ये रहा और काम खत्म। कल को सुनो, कल को यहाँ एक फोर्स लग रही होती ऐसे करके, ये 10 न्यूटन की, तो बताएं हम क्या करते। अब देखो, अब बच्चे होते हैं, देखो अभी तक तो आपको दिक्कत नहीं, अब कंफ्यूजन शुरू हो गई, और जैसे ही कंफ्यूजन हो बेसिक फंडामेंटल पे जाना, जो मैंने मैकेनिक्स बता दिया फाइनल है वो,
उसमें इफ एंड बट की ज़रूरत नहीं है। मैं उस लेवल पे था कि मैकेनिक्स की बुक लिखने जा रहा था, मेरा बड़ा मन था मैकेनिक्स की बुक लिखने का, क्योंकि है क्या, फिजिक्स ही तो है यार, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये तो यूज होती है आगे जाके। अब सुन लो, ये यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन खींची आपने, ऐसे ही इसको करते हुए ऐसे लाइन खींची आपने, अरे हाँ है ना, जो ये वाला डिस्टेंस होगा इस बार, ये हमारा डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर। बेसिक फंडामेंटल जो बता दिया, फाइनल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फोर्स को कंसाइड करती हुई लाइन खींचो, और दूसरा हिंज को उसी के पैरेलल लाइन खींचो, और जो उनके बीच का डिस्टेंस आएगा वही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फॉर्मूला आसान है, बट फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है। अब इस मूवमेंट क्वांटिटी कैसी है, मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फोर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक समस्या है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड का एक चीज और होती है, डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, हम मूवमेंट की डायरेक्शन क्या लेंगे भाई, ये तो दिक्कत है। अभी आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, फोर्स दिया, डिस्टेंस दिया, मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो मूवमेंट जो होगा वो टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट मतलब वो गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। और हम लोगों ने अपनी लाइफ में दो ही घूमने वाली चीज़, हमने घूमने वाली चीज़ देखी है, वो है घड़ी पहली, बाकी सब बाद में आया था, मोटर भी आई थी नो डाउट, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्शन के लिए किसको मेन मानते हैं, घड़ी को मानते हैं। अगर हमारे पास राउंड की डायरेक्शन आ रही है तो हम घड़ी को मेन मानते हैं। बट घड़ी को मेन मानने से पहले ध्यान रखना, आपके कौन कौन से एक्सिस हैं, ये बताओ। ये कौन सा एक्सिस मानते हैं हम लोग, ये कौन सा मानते हैं। एक एक्सिस और होता है बेटा, जेड, इसको नहीं पता, ध्यान सुनो। एक एक्सिस कौन सा होता है, जेड। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के, तो देखो भैया डायरेक्शन के बारे में रखना, घड़ी अगर सीधी चलती दिख रही है बोर्ड पे तो कैसा है, क्लॉकवाइज। उल्टी चलती दिख रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ भाई अब ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट, जिसको नहीं पता, जेड एक्सिस जैसी भी कोई चीज़ होती है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ऊपर वाई एक्सिस कैसा होता है, प्लस। नीचे कैसा होता है, सामने कैसा होता है, सॉरी इधर इधर इधर, ये वाई एक्स प्लस, इधर कैसा होता है, जेड एक्सिस। तो अगर बोर्ड से बाहर आता हुआ दिखे तो प्लस, बोर्ड के अंदर जाता हुआ दिखे माइनस। ये है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बात समझ आया। वाई एक्सिस ऊपर दिखे तो प्लस, नीचे दिखे तो एक्स एक्सिस आपके कौन से हाथ पे जाता है, इस वाले हाथ पे, राइट पे जाए तो प्लस, लेफ्ट पे जाए तो जेड एक्सिस, बाहर की तरफ आए तो, अंदर जाए तो। इंजीनियरिंग में हालांकि से बदल सकते हैं हम लोग, बट एक बेसिक फंडामेंटल हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। आओ आगे समझो। अगर मैंने आपका मूवमेंट लगाया तो आप करेंगे कैसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एक रॉड थी, यहां पर आपने फोर्स लगाया, अब आपको इस फोर्स को टर्न कर देना है डायरेक्शन के लिए। क्या कर देना है, टर्न। टर्न करने के दो तरीके हैं। किसके अबाउट करना है भाई, मूवमेंट घूमेगा तो किसी एक पॉइंट के अबाउट ना, इस हिंज पॉइंट के अबाउट आपको इसे टर्न करना है। टर्न करने के दो तरीके, ऐसे घुमा के ले जाओ, इसके उधर ले आओ। लेकिन अगेन दोबारा उसी पैरेलल वाली बात की तरह इंपॉर्टेंट बात, जब आपको फोर्स को टर्न करना शुरू करें तो पहला टर्निंग आपको देना है जिस पॉइंट के अबाउट आप इसको, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हैं। तो आपको टर्निंग के दो ऑप्शन, यहां से इसको इधर घुमाना है ऑप्शन नंबर 1, और इस इधर से इधर घुमाना है ऑप्शन नंबर 2। बताओ किधर घुमाओगे, इस तरफ, इधर नहीं घुमाएंगे ना, हम इसके अबाउट ले रहे हैं। जब इधर घुमाएंगे तो घुमा के वापस यहीं ले आओ। बताओ कैसा आया, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज आया, अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है। क्या लगाना है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान सुनना, इसको समझना। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और राइट हैंड थंब रूल में अपनी उंगलियों को टर्न करने से घूम रही हैं, तो उंगलियों को ऐसे टर्न करा, आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। अंदर जेड एक्सिस कैसा, माइनस। इसका मतलब ये कैसा हो गया, हमने बोला क्लॉकवाइज हो गया। जब हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो वो क्लॉकवाइज जो आ रहा है उस केस में हमारा अंगूठा डायरेक्शन देता है कि जेड अंदर की तरफ है, इसलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि वो जेड एक्सिस को अंदर दिखा रहा है। अरे बात समझ आई। मान लीजिए सेम रॉड थी, सेम फोर्स लग रही थी, लेकिन इसको मैं यहां ना देख के मैं इधर से देख रहा हूं, इस बार यहां से देख रहा हूं। अब मुझे अगेन फोर्स को मूव करना है, टर्न करना है। दो ऑप्शन, इधर की तरफ टर्न करूं या इसकी तरफ, घुमाना तो उसके अबाउट है ना, तो मैं इसको टर्न नहीं करूंगा, इसे हटाऊंगा, यहां से घुमाऊंगा, ऐसे करके ले आऊंगा, इस तरीके से वापस घूम के वहीं ले आऊंगा। तो बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक, घड़ी क्या चलती है ऐसे, एंटी क्लॉक। वापस उंगलियों को रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे, अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर, तो बोलूंगा इस बार जो डायरेक्शन आई वो कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं समझ आता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा बच्चों वाली बात हो जाएगी, वरना एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक समझ आता है ना,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। 10th क्लास से भाई आप लोग 10th क्लास करके आए हैं, तो 10th क्लास करके आने का मतलब होता है कि आप बेसिक जो 10th के चैप्टर है उसमें था, जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक, अब एंटी क्लॉक करने पे आपका अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर, तो एंटी क्लॉक मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो चीजें मैंने बताई आपको, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसे अभी यहीं पर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।